सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज हम आध्यात्मिक यात्रा जो कि हम सहज मार्ग के माध्यम से करते हैं, उसके द्वितीय क्षेत्र जो कि मनस क्षेत्र है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको माइंड रीजन कहते हैं और हिंदी में इसको मनस क्षेत्र कहते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे कि इसे मनस क्षेत्र या माइंड रीजन क्यों कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यह ईश्वर का मन है। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड निर्माण के शोभ से केंद्रीय क्षेत्र से एक शक्ति का अंश अलग हुआ और उस शक्ति के अंश को ईश्वर कहा गया। तो वो जो अंश था, जिसका जो ठहराव था, वह इस मनस क्षेत्र में है। तो ये जो क्षेत्र है यह ईश्वर का मन है, जिसको कि हम माइंड रीजन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये जो है ये गॉड का माइंड है। तो ये जो क्षेत्र है ये हृदय क्षेत्र पार करने के बाद आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हृदय क्षेत्र में 5 वृत्त होते हैं, 6 ग्रंथियां होती हैं और 26 बिंदु होते हैं। जब हम इनको पार कर लेते हैं तो हमें माइंड रीजन यानी कि मनस क्षेत्र में बाबूजी प्रवेश दे देते हैं। और इसका आपको अगर विस्तार से उल्लेख चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियो हार्ट रीजन को देख सकते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है ईश्वर का माइंड रीजन। तो अब ये आप जान गए कि इसे मनस क्षेत्र या माइंड रीजन क्यों कहा जाता है। तो अब हम इसके आगे जानेंगे। माइंड रीजन जो है वह ईश्वर का आदि मन है, यानी कि जो फर्स्ट माइंड ऑफ गॉड है वह यह क्षेत्र है। और यहां पे प्रचुर मात्रा में शक्ति ही शक्ति है, जिसमें ना तो कोई मिश्रीकरण है और ना ही उसमें कोई प्रकाश है। अर्थात ये क्षेत्र पावर से भरा हुआ है। और इसके बाद एक बात और आप समझिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है। और ब्रह्मांड में जितने भी जड़ चेतन हैं वह पहले से तत्व रूप में आकाश में मौजूद थे। तो जो आकाश में मौजूद थे वो जो एसेंस है वह भी इसी मनस क्षेत्र में। तो मनस क्षेत्र में इनका तत्व है और जो जो रूप इन्होंने धारण करना है वह सब हृदय क्षेत्र यानी कि पिंड प्रदेश में ब्रह्मांड के रूप में है। तो माइंड रीजन जो है वह तत्व है किसका? ब्रह्मांड क्षेत्र का। और बाबूजी कहते हैं कि आपको ये भेद कैसे पता लगेगा कि माइंड रीजन और हार्ट रीजन में क्या फर्क है, क्योंकि इसका जो अंतर है वह बड़ा ही कम है। तो बाबूजी कहते हैं जब आप हृदय क्षेत्र के 5 वृत्तों में लय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, या यूं कहो कि हृदय क्षेत्र की दशा को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक शांत भाव विद्यमान हो जाता है। तो उस शांत भाव की अगर शांति बाहर निकाल ली जाए, या यूं कहो कि शांत भाव का जो परिष्कृत रूप है, रिफाइंड रूप है, वह जो है वो रहता है मनस क्षेत्र में। तो इसका यह अर्थ हुआ कि मनस क्षेत्र में भी शांत भाव है और हृदय क्षेत्र के अंत में भी शांत भाव है। लेकिन मनस क्षेत्र का जो शांत भाव है वो एक परिष्कृत रूप है शांति का, जिसमें से शांति निकाल दी गई है। तो जब शांति में से शांतिपन निकाल दिया जाएगा तो वह जो शांति होगी वो विद्यमान है हमारे मनस क्षेत्र में, माइंड रीजन में। और उसके बाद बाबूजी बताते हैं कि आप सब जानते ही हैं कि ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है
ये ईश्वर की अभिव्यक्ति है। तो लिखा है बाबूजी ने, ड्यू टू एक्शन ऑफ बिग माइंड, जो महामन के कर्म थे, कर्म क्या था ईश्वर का, कि ब्रह्मांड का निर्माण करना है, तो उसकी वजह से ही जो विश्व का वर्तमान रूप है, जो आज हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो सब इसी माइंड रीजन की वजह से है। तो उसके बाद बाबूजी कहते हैं कि मनस क्षेत्र को हम दो भागों में समझ सकते हैं। जब हम हृदय क्षेत्र से मनस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमारे पास दो क्षेत्र आते हैं। तो माइंड रीजन जो है उनको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग माइंड रीजन और दूसरा गॉडली रीजन, जिसको हिंदी में हिरण्य गर्भ और ईश्वरीय प्रदेश कहा जाता है। तो जब हम हृदय क्षेत्र से माइंड रीजन में प्रवेश करते हैं तो पहले हम हिरण्य गर्भ में आते हैं। हिरण्य गर्भ में 5 वृत्त होते हैं और उसके बाद के जो 6 वृत्त हैं माइंड रीजन के, वो ईश्वरीय प्रदेश में होते हैं। तो 5 और 6 11 वृत्त हमारे माइंड रीजन में आते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि ये माइंड रीजन है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो बाबूजी कहते हैं कि ये जो माइंड रीजन है ये एक तरह का पावर हाउस है। यहां पे शक्ति ही शक्ति प्रचुर मात्रा में है और इस ब्रह्मांड में यानी कि हार्ट रीजन में जो भी आवश्यकता हमें होती है वह शक्ति यहां से आकर सीधा हृदय क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। और इसका उल्लेख हमने अपने ग्रंथि वाले वीडियो में भी किया है कि किस प्रकार से 7वीं ग्रंथि से ये सारी ऊर्जा जो है ये पिंड प्रदेश में प्रवेश करती है। तो बाबूजी ने क्या कहा कि यहां पर अदृश्य स्पंदन है, यानी कि गति रहित वस्तुएं हैं, इनविजिबल मोशन है, जो कि जब गति का रूप लेता है तो वह ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। तो हिरण्य गर्भ से ये शक्ति नीचे की तरफ प्रवाहित होती है और हार्ट रीजन यानी कि ब्रह्मांड में आकर जो जो वस्तुओं का उन्होंने रूप धारण करना है वह कर लेती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो तत्व है वो हमारे माइंड रीजन में है, मनस क्षेत्र में है। तो वही चीज बाबूजी यहां बता रहे हैं कि अदृश्य स्पंदन गति रहित वस्तुएं माइंड रीजन में है और जब उनमें गति पैदा होती है तो ये पावर हाउस में से निकल के एनर्जी और हमारे ब्रह्मांड में आ जाती है। और बाबूजी क्या लिख रहे हैं, असंख्य विविधताएं, इसीलिए हम इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। और ये ईश्वर का सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्र है क्योंकि यहीं से सृष्टि का निर्माण हुआ, इसलिए यहां पर अत्यधिक शक्ति है जो कि ब्रह्मांड मंडल में समय समय में जरूरत के हिसाब से प्रवाहित कर दी जाती है। अब हम हिरण्य गर्भ को थोड़ा विस्तार से समझेंगे क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में बिंदु होते हैं, ग्रंथियां होती हैं और वृत्त होते हैं। तो हिरण्य गर्भ में 5 वृत्त हैं, 4 ग्रंथियां हैं और 26 बिंदु हैं। ये जो बिंदु हैं ये बाबूजी ने कैटेगराइज किए हैं A1 से Z1 के बीच में। और ये जो 5 वृत्त हैं, 5 वृत्त जो हैं वो हृदय क्षेत्र के हैं। तो जो यहाँ के 5 वृत्त हैं उस वृत्त की संख्या हुई 6, 7, 8, 9 और 10। इसी प्रकार से ये जो 4 ग्रंथियां हैं इस ग्रंथि की संख्या 7, 8, 9 और 10 है। तो ये जो 4 ग्रंथियां ये इसमें आती है और इसको हम आगे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आध्यात्मिक यात्रा में हम 23 वृत्तों को पार करते हैं और ये यात्रा कहां से आरंभ होती है, बाहरी क्षेत्र से। तो ये यात्रा हमारी यहां बाहरी क्षेत्र से आरंभ होती है। तो सबसे पहले जो 5 वृत्त आते हैं, ये जो 5 वृत्त आते हैं ये 5 वृत्त होते हैं हमारे हृदय क्षेत्र के, जिसको कि हम हार्ट रीजन कहते हैं। और अभी हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वह है हिरण्य गर्भ। तो हिरण्य गर्भ में भी 5 वृत्त होते हैं। तो जब ये हम 5 पार कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो 5 आते हैं यह हिरण्य गर्भ के होते हैं।
इसके बाद हम समझेंगे ग्रंथियों को। तो 4 ग्रंथियां हिरण्यगर्भ में हैं। आप सब जानते हैं त्रिकुटी में हमारी छठी ग्रंथि है, जहां से ब्रह्मांड क्षेत्र आरंभ होता है। तो उसके बाद जो 7वीं ग्रंथि है वो ये है, और 8वीं ग्रंथि ये है, और 9वीं ग्रंथि ये है, और इसके बाद जो 10वीं ग्रंथि है वो ये है। तो ये जो SDK बाबूजी ने बताया है, सहस्त्रदल कमल, ये ठीक हमारे सिर के बीचों बीच ऊपर होता है, और यहीं से शक्तियां नीचे हमारे पास आती हैं। तो ये जो 4 ग्रंथियां हैं 7, 8, 9 और 10, ये हमारे सहस्त्रदल कमल से पहले ही है, और कहां पे है? हमारे त्रिकुटी के बाद। तो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर आप इस तरह से देखें और सिर पे जो टॉप है उसको देखें, तो यहां के बीच में ये चारों ग्रंथियां विद्यमान है हमारे शरीर में। और इसके बाद जो है वो आते हैं हमारे पॉइंट। 26 बिंदु हैं जिनको बाबूजी ने A1 से Z1 बताया है। तो अब आप समझ चुके होंगे विस्तार से कि हिरण्यगर्भ क्या है। माइंड रीजन का पहला क्षेत्र, जिसमें 5 वृत्त हैं, 4 ग्रंथियां हैं और 26 बिंदु हैं। अब हम आएंगे माइंड रीजन के दूसरे क्षेत्र में, जिसको कि गॉडली रीजन या हम ईश्वरीय प्रदेश कहते हैं। तो ईश्वरीय प्रदेश में 6 वृत्त हैं, 1 ग्रंथि है और 12 बिंदु हैं। अब हम इनको भी विस्तार से समझ लेते हैं। तो इसको विस्तार से समझने के लिए अभी हमने आपको बताया कि 5 आपके हृदय क्षेत्र के वृत्त हैं और 5 आपके हिरण्यगर्भ के हैं। तो ये जो ईश्वरीय प्रदेश है इसके ये 6 वृत्त हैं। तो ये जो दोनों मिलाकर 11 होते हैं, इसी को हम माइंड रीजन कहते हैं। तो माइंड रीजन के 2 भाग हैं, पहला है हिरण्यगर्भ और दूसरा है ईश्वरीय प्रदेश। तो ये दोनों यहां पे इस प्रकार से आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रंथि कितनी है। तो केवल एक ही ग्रंथि जो है वह ईश्वरीय प्रदेश में आती है, और ये ठीक सहस्त्रदल कमल के पीछे है। मतलब जो हमने आपको 4 बताई, फिर सहस्त्रदल कमल बताया, उसके ठीक पीछे है। तो ये जो 11 है ये नंबर है इसका। और आप सामने से जब देखेंगे तो ये जो टॉप है ये सहस्त्रदल कमल है। तो यहां पे एक ग्रंथि जो है ईश्वरीय प्रदेश में आती है। उसके बाद जो ईश्वरीय प्रदेश है उसमें जो बाबूजी ने बिंदुओं का उल्लेख किया वो है 12। तो आप A2 से स्टार्ट करते हैं और L2 तक जाते हैं। तो A2 से L2 मतलब 12 बिंदु। इन 12 बिंदु को पार करने के बाद आप केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर हमारे माइंड रीजन की डिटेल समाप्त होती है। पर इसमें एक चीज और जोड़नी है हमें कि आपको ईश्वरीय प्रदेश से बाहर कैसे निकलना होता है। तो संत कस्तूरी बताती हैं कि जो 16वां वृत्त है हमारा, उस वृत्त में हमें शून्य की दशा में प्रवेश करना होता है, और शून्य की दशा प्राप्त करने के लिए हमें भी शून्य होना पड़ता है। तो मनुष्य शून्य किस प्रकार से हो सकता है? जब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, जब हमारा अस्तित्व अनस्तित्व में आ जाता है और हम शून्य की दशा में आ जाते हैं, तो हम शून्य की दशा में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसको जो शक्ति प्राप्त होती है वो होती है फर्स्ट माइंड से। तो पावर ऑफ फर्स्ट माइंड मतलब जो ईश्वरीय मन की शक्ति है, वही शक्ति हमारी मदद करती है हमारे अस्तित्व को शून्य करने के लिए। और जब हमारी स्थिति शून्य में आ जाती है, या यूं कहो हमारा अस्तित्व शून्य हो जाता है, तो हमें शून्य की दशा में प्रवेश मिल जाता है और हम ईश्वरीय क्षेत्र में लय हो जाते हैं। इसके बाद
बाबूजी हमें यहां से निकाल कर पहुंचा देते हैं सत्यपथ पर। सत्यपथ क्या है? सत्यपथ केंद्रीय क्षेत्र का द्वार है। तो यहां पर हम पहुंच जाते हैं सत्यपथ पर। तो अब आप विस्तार से मनस क्षेत्र को समझ चुके हैं कि माइंड रीजन क्या है। अब हम दोबारा से इसका सारांश बता देते हैं कि मनस क्षेत्र हृदय क्षेत्र के बाद आता है और केंद्रीय क्षेत्र से पहले है। मनस क्षेत्र के दो भाग हैं, पहला हिरण्यगर्भ है और दूसरा ईश्वरीय प्रदेश। इसमें कुल मिलाकर 11 वृत्त हैं और 38 बिंदु हैं, जिसमें से 26 बिंदु हिरण्यगर्भ में है और 12 बिंदु ईश्वरीय प्रदेश में। और इसमें कुल संख्या 5 है ग्रंथियों की। उन ग्रंथियों में से जो 4 ग्रंथियां हैं वह हिरण्यगर्भ में है और एक ग्रंथि जो है ईश्वरीय प्रदेश में है। तो इस प्रकार से आज हमने जो चर्चा की वह है मनस क्षेत्र की।